सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान की सबसे बड़ी और तरक्की याफ्ता सनत का दर्जा इस वक्त हासिल है। सदियों से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका कपास की पैदावार के लिए मशहूर रहा है और दुनिया में जब कपास की पैदावार की रैंकिंग हुई तो पाकिस्तान कभी चौथे और कभी 5वें नंबर पर नजर आया। एक तवील अरसे तक आलमी मार्केट में पाकिस्तान में तैयार करदा कॉटन का कपड़ा हाथों हाथ लिया जाता था। आज भी पाकिस्तान दुनिया में कपास की प्रोडक्शन में 5वें नंबर पर है, मगर टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल नहीं है। दुनिया में टेक्सटाइल मार्केट का वॉल्यूम तकरीबन 10 खरब डॉलर है, जिसमें से चीन 266 अरब डॉलर के साथ एक्सपोर्ट में पहले नंबर पर है। बांग्लादेश कपास की पैदावार में 40वें नंबर पर होने के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर में 39 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। 2022 में यूरोपीय यूनियन को गारमेंट्स बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बांग्लादेश था। पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, जिसके साथ मुल्क की कुल सनती लेबर का तकरीबन 40% मुंसलिक है। मुल्क का टेक्सटाइल सेक्टर मुसलसल तनज़्ज़ुरी की जाने बढ़ रहा है। मुल्क में कुल टेक्सटाइल मिल्स में से आधी बंद पड़ी हैं, जिसकी कई वजूहात में से एक मुल्की सतह पर कॉटन की पैदावार में मुसलसल कमी भी है। 1997 में कॉटन का ज़ेरे काश रकबा 3.2 लाख हेक्टेयर था। ज़ेरे काश रकबे में कमी के बावजूद 2010 तक कॉटन की सालाना पैदावार 1.5 करोड़ नॉट्स थी। 2021 में कपास का ज़ेरे काश रकबा कम होकर 22 लाख हेक्टेयर हुआ और पैदावार सिर्फ 74 लाख नॉट्स रह गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1 करोड़ 60 लाख नॉट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इस ज़रूरत का आधा ही अब पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, जब कपास और इससे वाबस्ता दूसरा रॉ मटीरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक कमज़ोर मुल्की मईशत, तवानाई का बोरान, ज्यादा शरह सूद और मुल्की करेंसी की कदर प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफे का बाइस है। इन्हीं मुश्किलात की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन मशीनरी और हुनरमंद मैन पावर की कमी भी इस शोबे की तरक्की की राह में रुकावट है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज का बंद होना मामूल बन चुका है। मुल्की टेक्सटाइल सेक्टर को वापस तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए SIFC की सहूलतकारी ने अब बिलाखिर काम शुरू किया है। बंद होते टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ सांसें दी गई हैं। 2 बड़ी चीनी कंपनीज ने SIFC के ताउन से पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खाम माल की तैयारी के लिए अपने प्लांट्स लगाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से चीन की रेनबो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जल्द ही शाओशिंग केमिकल इंडस्ट्री के साथ एक मुश्तरका मनसूबा शुरू करेगी, जो टेक्सटाइल सनत की बहाली में मदद देगा। दोनों कंपनीज की जानिब से इन मनसूबों में लाखों डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है, जिसका मकसद मकामी टेक्सटाइल की सनत के लिए सस्ता खाम माल तैयार करना है। वफाकी हुकूमत पहले ही फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए 10 साला ड्यूटी टैक्स फ्री मशीनरी की इंपोर्ट और खुसूसी इकोनॉमिक जोन्स में यूनिट्स के क़याम का ऐलान कर चुकी है। SIFC की मुआवनत से चीन की सरमायाकारी पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मुंतकली और टेक्सटाइल की सनत में तरक्की का बाइस बनेगी। गुज़िश्ता माह ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, एप्टिमा सेंट्रल और सदर्न जोन के रहनुमाओं ने सनत को बगैर किसी रुकावट चलाने के लिए मुतालबात का एक चार्टर पेश किया। एप्टिमा के मरकजी वाइस चेयरमैन नवीद अहमद ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर कौमी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और मजमूई बरामदी आमदनी में तकरीबन 55% हिस्सा डाल रहा है। नवीद अहमद ने मुतालबा भी किया कि हुकूमत शरह सूद को मजीद कम करके 6 से 7% करे। बिजली की फरामी 14 सेंट के बजाय 809 सेंट फी किलो वाट होनी चाहिए और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और तमाम गैर माकूल टैक्सेस को भी खत्म किया जाए। एप्टिमा के चेयरमैन साउदर्न जोन जाहिद मजहर और दीगर रहनुमाओं ने निशानदेही की कि सिंध और बलूचिस्तान की एक्सपोर्ट पर मबनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गैस और बिजली दोनों की अदम फराहमी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एक रिसर्च है जिसमें यह कहा गया है कि टेक्सटाइल सेक्टर 2030 तक हर साल 50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की सलाहियत रखता है, लेकिन माली साल 2022-23 में ये एक्सपोर्ट्स की जो मालियत है वो सिर्फ 16.5 बिलियन डॉलर। अब ये इस वक्त सूरत हाल है। जब ये नई इन्वेस्टमेंट आएगी तो किस तरह से नई चाइनीज़ कंपनी को फैसिलिटेट किया जाएगा, जो लोकल इन्वेस्टर्स पहले से मौजूद हैं उनको किस फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब माहिर माशियात हैं, चेयरमैन है K-Trade के, हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट की तो हमें हर सेक्टर में ज़रूरत है, लेकिन ये टेक्सटाइल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना की 2 बड़ी कंपनीज अब SIFC के थ्रू आ रही हैं, तो वो जो SIFC के फ़वाइद और समरात की हम बात करते थे पिछले 1 साल से, अब आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र आना शुरू होंगे। क्या इसको एक गेम चेंजर मूव के तौर पर देखा जा सकता है? चाइनीज़ कंपनी अब टेक्सटाइल में भी आकर इस वक्त इन्वेस्ट कर रही हैं। जी, इसके कई फ़वाइद है। एक, जैसा आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। दूसरा, जैसा आपने बोला कि टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसमें नई टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को इंटरनेशनली कंपेटिटिव रहने के लिए।
और तो जितनी फॉरेन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मूव होगी हमें फ़ायदा है। और तीसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना से टेक्नोलॉजी और कंपनीज रीलोकेट हो रही हैं। आपने मिसाल दी वियतनाम की, आपने मिसाल दी बांग्लादेश की, तो इन कंट्रीज़ ने इस रीलोकेशन का फ़ायदा उठाया है। तो बड़ा अच्छा एक सिग्नल है कि पाकिस्तान में भी चाइनीज़ कंपनीज रीलोकेशन करना स्टार्ट कर रही हैं। अच्छा, तो अली फैज साहब, ये इस वक्त हम देखते हैं कि ज़ाहिर कोई फॉरेन कंपनी आएगी, उसको शायद गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर भी फैसिलिटेट करे, क्योंकि या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इस वक्त ज़रूरत है। जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है उसका इस वक्त एतमाद किस मरहले में है? पिछले कुछ अरसे से हालात ऐसे नहीं थे पाकिस्तान में कि लोकल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़े या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे लोगों का एतमाद हो। लोकल इन्वेस्टर के एतमाद को बहाल करने के लिए भी कौन से स्टेप्स लेना ज़रूरी है हुकूमत के लिए? जी, पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए और उसको फोकस करना चाहिए कि लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी कसूर है जो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। अगर आप ये लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट ही पाकिस्तान में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ओनर्स बन गए और इनका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में अपग्रेड करने की बजाय जो है इन्होंने प्रॉपर्टीज़ और नए नए हाउसिंग कॉलोनीज़ खोलना शुरू कर दी। तो टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर वो कंपनियां जिन्होंने अपग्रेड किया, वैल्यू एडेड की तरफ गए, जिस तरह मैं मिसाल दे सकता हूँ इंटरलूप की, मैं मिसाल दे सकता हूँ आर्टिस्टिक डेनिम की, जिन्होंने ना सिर्फ अपग्रेड किया, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, अपने एक्सपोर्ट्स को इन्हांस किया। तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर में भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज़ कंपनीज की है जिन्होंने ग्रो किया डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस जो हम जिसका बाकी लोग रोना रो रहे हैं। तो रोने वाले भी हैं और उसी हालात में सक्सीड करने वाले भी हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मसला शायद जेनेरिक पाकिस्तान का नहीं था, मसला उन कंपनीज का भी था। लेकिन अली भाई साहब, कुछ मसाइल तो ऐसे थे जो सब पर ही बराबरी से उनका असर पड़ रहा था ना। अब जैसे बिजली पे बहुत ज़्यादा महंगी थी, जो अभी तक भी है, तो उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबका ही बढ़ रहा था। अब या तो आप अपनी प्रोडक्ट के रेट उस हद तक बढ़ा दें, लेकिन फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी एक्सेप्टेंस उससे मुतासर हो सकती है। तो वो अभी वो मसला हल तो नहीं हुआ है। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो अभी भी हल तलब हैं, जो हल हो जाएँ तो फिर शायद ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आपने जो एप्टमा की डिमांड्स मेंशन की थी उसमें था कि टैक्स में कमी कर दे या टैक्स हटा दिया जाए। तो ये जो टाइम है ना, ये ख़त्म हो गया। अब हम दोबारा उस पर नहीं जा सकते कि सब्सिडीज देते रहें, टैक्स पे एग्जम्पशन देते रहें। पाकिस्तानी कंपनीज शुड नाउ स्टैंड अप ऑन देयर ओन 2 फीट। जो बिजली की प्राइस है वो बिजली की प्राइस है, आपने उस पर एफिशिएंट होना है। जो हमारा टैक्स है वो हमारा टैक्स है, हमने देना है। तो आप गवर्नमेंट से इंसेंटिव या फ्री के पैसे ना मांगे, फ्री की सब्सिडीज ना मांगे। आप देखें कि आप इंटरनेशनली किस तरह कम्पीट कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला आपको कि पाकिस्तान में एग्जांपल्स है कि कंपनीज की जिन्होंने इसी महंगाई में, इसी टैक्सेस के साथ, इसी बिजली की कॉस्ट के साथ इंटरनेशनल मार्केट में उनका मार्केट शेयर गेन हो रहा है। वो वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने वैल्यू एडेड सर्विसेज के ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी सेल्स चैनल पे इन्वेस्ट किया, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो क्लाइंट्स थे उनके साथ रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट किया। और मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी कंपनी जो टेक्सटाइल थी उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने इसकी जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। तो अब कंप्लेन करना जो है वो, और या गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स मांगना कि यार हमें इस बार इंसेंटिव दे दे तो हम अपने एक्सपोर्ट्स इंप्रूव कर लेंगे, ये कहानी काफ़ी सालों से चलती आ रही है। और अब हमारे पास फाइनेंशियल गोई कि हम सब्सिडीज देते रहे और टैक्स एग्जम्पशंस देते रहे। ठीक है, तो अली फैज साहब, ये ज़ाहिर रीजन के दीगर कंट्रीज से भी फिर जब यहाँ का हमारा एक टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जब वो मवाजना करता है, तो उसको बांग्लादेश के बिजली की कीमत या इंडिया की या और दीगर ममालिक की बिजली की कीमत जब वो सस्ती नज़र आती है, तो एक मायूसी या एक महरूमी वाला फैक्टर तो एक जन्म लेता है ना लोगों के अंदर कि अगर वो हमें भी उस रेट पर बिजली मिले तो हम ज़्यादा इंटरनेशनल कम्पीट कर सकते हैं। तो कम अज़ कम वो वाली डिमांड तो किसी हद तक लॉजिकल नज़र आती है उनकी कि 6 सेंट नहीं तो 9 सेंट, 10-11 सेंट पे अगर वो बिजली मिल सके उनको। जी, मगर मैं आपको बता सकता हूँ कि एप्टमा के मेंबर ज़्यादातर ना ही महरूम और ना ही कोई इनोसेंट वो नहीं है। ये काफ़ी पाकिस्तान के काफ़ी वेल ऑफ तबके की हम बात कर रहे हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी गाड़ियाँ आप देखें, इनके आप रियल एस्टेट एसेट्स देखें, तो कंप्लेन जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है वर्सेस जो चीज़ें इनको मुयसर है उससे ज़्यादा कंप्लेन हो रही है। जो टैक्स एग्जाम्पशन है उस तरह की, या जो पाकिस्तान में पावर कॉस्ट है उसको, वो प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं। ना सिर्फ एप्टमा के बिजनेसमैन फेस करते हैं, वो मैं और आप भी फेस करते हैं, पाकिस्तान का हर जो शहरी है वो भी फेस करता है। तो अगर इस तरह हम इंसेंटिव्स मांगते लग जाए कि हमारे लिए आप
प्राइस कम कर दो, तो फिर तो वो हुकूमत जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती उसको। तो सवाल ये बनता है कि आपका पॉइंट सही है कि कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसका मतलब ये है कि वो कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, वो अपनी कंपनीज को एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, जस्ट क्योंकि अब हमारे पास गवर्नमेंट के पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो इस तरह के इंसेंटिव्स दे दे। तो आपका पॉइंट ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसकी वजह से कुछ कंपनी ज़रूर होंगी जो कि कंपेटिटिव नहीं रहेंगी और सही। उनको बंद करना पड़ेगा अपने बिजनेसेस। मगर एक फ्री मार्केट में ऐसा ही होता है, अगर आप कंपेटिटिव नहीं है तो आप ये बिजनेस छोड़ें और कोई और बिजनेस कर लें, क्योंकि इसी इसी हालात में ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि मार्केट शेयर गेन कर रही हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स ग्रो हो रही हैं। और वही कंपनीज है जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स करेंगी और जिनके पास इंटरनेशनल पार्टनर्स आएंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे और वो अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सही। और फिर अली भाई साहब, इस करंट सिचुएशन में जहाँ मुख्तलिफ सेक्टर से शिकायत भी आ रही हैं, वहीं पर कुछ कंपनीज हम ग्रो होते भी देख रहे हैं। अब ऐसे में जो गवर्नमेंट की इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमने देखा जहाँ इंटरेस्ट रेट में कमी की 3.5 या 4% की डिमांड थी, वो सिर्फ 2% की गई। अगर वो कमी उसी मुनासबत से की जाती तो शायद इंडस्ट्री को भी, बिज़नेस कम्युनिटी को भी एक थोड़ा सा एक रिलीफ मिल पाता, एक बिज़नेस एक्टिविटी ज़्यादा जनरेट हो पाती। तो ये ज़रूरत थी इस वक्त ये रिलीफ को डबल करने की, जो हुकूमत ने अपने ही पास रख लिया, तो शायद इनकी शिकायत में भी कुछ कमी आ जाती। जी, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट की तो एक्सपेक्टेशन थी कि 150 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, वो अच्छा। 200 बेसिस पॉइंट्स गए, यानी 2% से इंटरेस्ट रेट कम हुए। और जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट के पास अभी भी गुंजाइश है, अगर अगर महंगाई की शरह जो है वो नीचे रहती है तो गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट रेट नीचे ज़रूर करेगी। आपको ये हमें याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है कि महंगाई ना बढ़े, क्योंकि महंगाई जो है वो ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करती है। महंगाई पाकिस्तान में कम हुई है, 9% तक आई है, मगर गवर्नमेंट ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती कि इस वक्त वो इंटरेस्ट जल्दी कट कर दे और फिर महंगाई बढ़ जाए और फिर हुकूमत के पास इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ाना पड़ जाए। तो ज़्यादा ज़रूरी है आवाम के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, कि पहले इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को आप कर्ब करो, उसको आप सबड्यू करो, ताकि महंगाई की साइकिल दोबारा ना आ जाए, क्योंकि महंगाई हम ज़्यादा पाकिस्तानियों को महंगाई ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। सही। और फिर ये अब इस वक्त तो चलें 1 महीने की हद तक तो ये सिंगल डिजिट में इसको लेकर आ गए। अब इसको लॉन्ग टर्म पर मेंटेन रखना, सस्टेन रखना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। और इसी चैलेंज को सामने रखते हुए इस वक्त फिर इंटरेस्ट रेट में जो कमी की डिमांड कम्युनिटी की थी उसको फिर रोका गया, उसको महदूद रखा गया है, ताकि ये जितना ज़्यादा हो सकता है सिंगल डिजिट में इसको बरकरार रखना, महंगाई को, उसको उस हद तक मुमकिन बनाया जा सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ट्रेड ऑफ है। ना सिर्फ पाकिस्तान में ट्रेड ऑफ है, ये दुनिया भर में ट्रेड ऑफ है। मैं लंदन में रहता हूँ, यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की भी हुकूमत ये कह रही है कि पहले हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसके बाद फिर हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। अमेरिका में भी यही डिबेट है। हुकूमत के लिए, किसी भी अच्छी हुकूमत के लिए महंगाई को कंट्रोल करना एक ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी होती है, और ये एक मुश्किल ट्रेड ऑफ है जिसमें कोई ना कोई तो हमेशा कंप्लेन कर रहा होगा, क्योंकि एक ट्रेड ऑफ है। मगर पाकिस्तान तो अगर इन्फ्लेशन नीचे रहती है, जो मुझे उम्मीद है कि रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस भी नीचे गई हैं, तो उससे गवर्नमेंट को ज़रूर ये गुंजाइश मिलेगी रेट्स कम करने के लिए। और मैं यही तवक्को करता हूँ कि इंटरेस्ट रेट अगले 12 महीने में इंटरेस्ट रेट नीचे ही जाएंगे। सही। और फिर इससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट है इस महीने, तो इस साल तो चलें ये कोई 30 से 32 अरब डॉलर के अराउंड रखा गया है, लेकिन जो अगले 3, 4, 5 साल में इसको डबल करने की या 60 बिलियन डॉलर्स तक ले जाने की बातें हो रही हैं, तो ये वो एक रियलिस्टिक टारगेट्स हैं। और जो इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिस तरह पॉजिटिविटी की तरफ मूव हो रहे हैं, इनको देखते हुए क्या इतनी ग्रोथ इस वक्त पाकिस्तान कर सकता है आने वाले चंद सालों में? जी, उम्मीद और डायरेक्शन और टारगेट तो हमेशा ऊपर का ही रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि अब तो हमें ये रियलाइजेशन हो गई है कि हम फॉरेन डेट के ऊपर ज़्यादा देर तक इन्हिसार नहीं कर सकते, बार बार नहीं जा सकते आईएमएफ के पास। तो डेट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं ताकि हमारे पास डॉलर ज़्यादा आए। दूसरा तरीका ये है कि इंपोर्ट्स को कम कर दें, मगर वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। तो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के अलावा हुकूमत के पास या पाकिस्तान इकॉनमी के पास और पाकिस्तान के अगर बिजनेसेस को सस्टेन करना है, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो वी ऑल नीड कलेक्टिवली वर्क टूवर्ड्स दैट गोल, बिकॉज दैट्स व्हाट विल मेक पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ मोर सस्टेनेबल।
ठीक है। और फिर ये जिस आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ इस वक्त पाकिस्तान कामयाबी से बढ़ रहा है उसमें कुछ डिले ज़रूर हुआ है। अब ये इसके ज़रिए जो ब्रीदिंग स्पेस इस वक्त पाकिस्तान को मिल रहा है, 3 ममालिक ने रोल ओवर पाकिस्तान के लिए कर दिया है, लेकिन जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पेमेंट्स का बोझ है जो अगले 2-3 साल में करनी है, वो कितना बड़ा चैलेंज है। इस साल तो हमने रोल ओवर हासिल कर लिया, ये इस वक्त हमारी ऐसी तैयारी है, इतनी स्ट्रेंथन है हमारी इकॉनमी कि हम आगे और उस रोल ओवर पर ना जाएं, बल्कि हम उसको पे ऑफ करके एक ही बार उस चुंगल से निकल आएं। बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया कि हमें सिर्फ आईएमएफ एक ब्रीदिंग स्पेस देता है। ब्रीदिंग स्पेस मतलब ये कि कुछ टाइम के लिए आपको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन लगा दी है, ये सोल्यूशन नहीं है। मसला इसी वजह से आया है कि हिस्टोरिकली अब तक हमारे 70 साल में हम आईएमएफ की जो ब्रीदिंग स्पेस मिलता है उसको हम परमानेंट लाइफ लाइन समझ के यूज़ कर रहे हैं कि हम कहते हैं ठीक है 2 साल बाद फिर हम मरने लगेंगे, फिर हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, एक लाइफ लाइन मिल जाएगी। मगर उस अब हमें एज ए कॉम ये हमें मुझे लगता है कि रिकग्नाइज कर लिया और इसीलिए एसआईएफसी की क्रिएशन भी हुई है कि ये एक सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस है, ये चैलेंज ख़त्म नहीं होगा। इस चैलेंज को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि हम अपने मुल्क के एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और मुल्क में रिजर्व्स का बिल्डअप करें, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें और ये साथ साथ उस तरह करें कि इन्फ्लेशन भी इंक्रीज ना हो, महंगाई भी इंक्रीज ना हो, जिसका मतलब ये है कि हम इम्पोर्ट्स पे कम से कम हमारा उस पर डिपेंडेंस बड़ी कम हो। क्योंकि बाहर से इंपोर्टेड चीज़ें जब खरीदते हैं, जब बाहर से ऑयल खरीदते हैं, बाहर से हम फर्नेस ऑयल लेते हैं, कोल खरीदते हैं, अपने इस्तेमाल की अशिया लेते हैं, तो जब डॉलर रुपी वीक होता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, तो हमारे लिए वो और महंगे हो जाते हैं क्योंकि हमने उसकी पेमेंट डॉलर में करनी है, रुपए में नहीं करनी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आईएमएफ को हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस ही समझना चाहिए। इस ये जो लाइफ लाइन मिली है इसको हमने छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने की अब अशद जरूरत है और यही एसआईएफसी का मकसद है। और अली भाई साहब, एक आखिरी सवाल, चूंकि एसआईएफसी का भी आपने जिक्र कर दिया, उसी से मुतालिक मेरा ये सवाल था कि अब ये 1 साल पहले बनी, बल्कि 1 साल से भी ज़्यादा का अरसा अब इसको बने हो चुका है। अब ये अगले 2-3 साल में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी बड़ी ये गेम चेंजर का जो किरदार है वो इस पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिनेरियो में, जो इस वक्त करंट सिनेरियो है, इसमें प्ले कर सकती है? जी देखिए, एसआईएफसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब एसआईएफसी एक ऐसा अदारा बनाया जिसमें सारे के सारे पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि पाकिस्तान में ईज ऑफ बिजनेस या कोई भी डिसीजन मेकिंग है वो कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले बिजनेसमैन को, फॉरेन इन्वेस्टर को जो शिकायत थी वो ये थी कि पाकिस्तान में आप कुछ भी करना चाहो तो आप ब्यूरोक्रेसी में फंस जाते हो। इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स है कि एक कहता है कि इस तरफ चलो तो दूसरा कहता है नहीं भाई उस तरफ चलो। जब भी हुकूमत चेंज होती है तो रास्ता चेंज हो जाता है। तो एसआईएफसी एक ऐसी बनी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकली जो मर्जी हो, ब्यूरोक्रेसी में जैसा मर्जी हो, एक कलेक्टिव इदारा हो जो आपकी सिमत सेट कर सके और ये इंश्योर करे कि जो भी पॉलिसीज बनती है उस पर कंटिन्यूटी हो। तो ये तो हमारी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, हमारी रिकवरी और हमारी ग्रोथ और हमारी एज अ नेशन बका हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका नाम एसआईएफसी हो, उसका नाम कुछ और रख दें आप, मगर एक ऐसा इदारा जो कि डिसीजन मेकिंग जल्दी कर सके, जो फैसिलिटेशन कर सके, उसकी हम सबको बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन कैटरिंग, हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एप्टिमा के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे इस पूरी सूरत हाल पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और 2 चीनी कंपनीज एसआईएफसी के थ्रू अब टेक्सटाइल सेक्टर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि किस नौयत की ये इन्वेस्टमेंट है और हमारी टेक्सटाइल सेक्टर को इससे कितना फ़ायदा पहुंच सकता है। चूँकि पिछले कुछ दिनों में, चंद महीनों में या चंद सालों में हमने देखा कि मुस्तकिल एक डिक्लाइन की तरफ ये सेक्टर जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को ख़ास तौर पर जो इससे मुंसलिक हैं उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं और उनके अपने अपने रिजर्वेशंस हैं जो कि मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर और मुख्तलिफ एप्टिमा के रहनुमाओं के ज़रिए सामने आते भी रहते हैं। आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टिमा, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो आसिफ साहब, अब हम देख रहे हैं कि एसआईएफसी जो कि ज़ाहिर है पिछले 1 साल से, 1.25 साल से बड़ी फाल थी, पाकिस्तान की इकॉनमी को मुस्तहकम करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही थी और बैरूनी सरमाकारी को लाने के लिए बहुत मुतारिक थी। तो अब उसकी ये कोशिशें आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। कितना खुशाइंद है कि उसके थ्रू ये 2 चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगी और ज़ाहिर है कि इसके बाद फिर दीगर ममालिक की भी तवज्जो पाकिस्तान के इस सेक्टर की तरफ हो सकती है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी खुशाइन बात है। जैसा हमने पहले भी कई दफ़ा बात की कि पाकिस्तान में तो
टेक्सटाइल में एक पैसा नहीं आया इन्वेस्टमेंट फॉरेन। तो ये बड़ी खुशहाइन बात है अगर आ रहा है, मगर किस टर्म्स में आ रहा है और क्या चीज आ रही है। देखिए टेक्सटाइल की फील्ड जो हमारी है वो तो कॉटन और पॉलिएस्टर से रिलेटेड है। एक कॉटन अब एक बहुत बड़ी फील्ड है जो है इसकी जिसे नॉन वोवन कहते हैं। अब अगर ये नॉन वोवन का इन्वेस्टमेंट है, पॉलिएस्टर का कोई प्लांट है या एक्रेलिक का प्लांट है या विस्कोस का प्लांट है, ये अभी इन्वेस्टमेंट के खदोखाल जाहिर नहीं हुए और किन टर्म्स पे आ रहा है। तो आई होप सो कि ये आएगा तो बहुत अच्छा होगा। बल्कि अगर आप देखिए कि जिन मुल्क बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह ने जब गारमेंट में तरक्की की है तो उसकी वजह ये थी कि पहले वहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने आके जो है वो इन्वेस्टमेंट किया और वो टेक्नोलॉजी और जो तरीक़ेकार होता है उसको चलाने का प्रोजेक्ट्स के वो सीखा। तो डेफिनेटली इट विल बी ग्लैड। अगर मैं तो कहता हूँ गारमेंट में आए तो बहुत अच्छा है, पूरे पाकिस्तान को इससे सीखने का मौका मिलेगा और उसमें आगे बढ़ेगी चीज़ें। और ऐसा किसी भी बैरूनी सरमाकार के लिए किसी मुल्क का एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के मामलात हैं उस पर आप लोग के अपने भी रिजर्वेशंस हैं, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी एतमाद कभी कभार सूरत हाल की मुनासबत से मुतसलसल होता रहता है। तो ये इस वक्त हुकूमत को इस वक्त आप कहाँ किस पोजीशन पे देख रहे हैं कि बैरूनी सरमाकारी को खींच कर तो लाया जा रहा है, उनको जो फैसिलिटेशन दी जाएगी क्या लोकल इन्वेस्टर्स को भी उसी तरह से वो सहूलियात और वो सब रिलीफ मिल सकेंगे? उसूलन तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए कि अगर उनको सस्ती गैस बिजली देंगे तो हमें भी मिलनी चाहिए। अब पहले आ जाए ना सामने, तो अभी तो इसमें क्या सहरानियां करनी बेकार है कि आ क्या चीज रही है। हो सकता है कोई ऐसी चीज आ रही हो जो पाकिस्तान में होती ही नहीं, तो उसका फिर डिफरेंट सेगमेंट होगा। तो दूसरे क्या वो अपना पावर प्लांट ही ला रहे हैं, हो सकता है इतना ह्यूज प्रोजेक्ट हो कि वो अपने 100-200 मेगावाट का कोयले का प्लांट खुद ही लगा लें। तो मतलब अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो बहरहाल किसी किसी को भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर जेन्युइन मतलब बिजनेस करने के लिए आ रहा है, आईपीपी फॉर्म में नहीं है, तो इट शुड बी वेलकम। और ये दूसरे ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब हम कहते हैं ना कि अनसर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी लोग मायूसी फैला रहे हैं, उसमें कुछ हम खुद भी देखें कि हम खुद अपने लिए क्या करते हैं। जैसे हम 1 जनवरी को गैस काट देंगे, एक मंत्रा शुरू हो गया। भाई किसी के पास अगर बिजली नहीं लगी थी वो क्या करेगा? किसी के पास कंबाइन साइकिल लगा हुआ है, वो अपनी गैस से स्टीम भी बना रहा है, तो वो क्या बिजली भी लगवाएगा और एक बॉयलर भी खरीदेगा लकड़ी और कोयला जलाने का। मतलब इतनी चीज है, ये अननेसेसरी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है और कुल 200-300 MMFD कंजम्पशन है, जो अगर आप मेगावाट में करें तो 1000-1500 है। अब कोई जाके कहता है जी 6000 मेगावाट कम होगा, 7000 होगा। अब जाहिर बात है ये इस किस्म के अनासर हैं जिन्होंने आज इस अंजाम पे पहुंचाया है कि 22,000 के सिस्टम पे 60,000 लगा लिया और फिर हर एक के पीछे जो है घूम रहे हैं। तो देखिए कुछ चीजें तो हुकूमत को भी देखनी होंगी कि जो उनके अल्फाज होते हैं वो बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि जी हम 1 जनवरी को गैस काट देंगे, तो उससे जिस आदमी को जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर का ऑर्डर लेना है वो हिल जाता है कि मैं लूँ या नहीं लूँ। सही। तो आज़िज़ साहब, ये इस वक्त जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स भी मैक्सिमम भी आप लगा लें 16-16.5 बिलियन डॉलर के अराउंड इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर की हैं, और सलाहियत रिसर्च कुछ ये बताती हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि सलाहियत पाकिस्तान की इससे दुगनी है, यानी 32-33 अरब डॉलर भी पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को ले जा सकता है, जो कि 2030 तक 50 अरब डॉलर तक भी सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है वो जा सकती हैं। तो ये मुमकिन कैसे होगा? इन हालात में ये सब होता आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, चूँकि अभी तो हम इससे कहीं पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कि आप 2019 से लेकर 2022 तक आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 12 अरब डॉलर से 19-19.5 तकरीबन, मैं समझता हूँ कि लास्ट क्वार्टर खराब नहीं होता तो 20-21 अरब डॉलर हो गए। तो जब आप 9 बिलियन डॉलर जो है 4 साल में बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी ये एक प्रोग्राम था जो जिसपे हम लोग चल रहे थे, जिसके तहत 3-4 बिलियन डॉलर की मशीनरी भी आई और लोगों ने अपने यहाँ भी बहुत पैसे लगाए कि ये 26 बिलियन इस वक्त होनी चाहिए। तो टेक्सटाइल का इस वक्त अब उस पोटेंशियल में से जो चीजें बंद हो रही हैं, स्क्रैप हो रही हैं, वो निकलता जा रहा है। वरना एज ऑफ अगर आप मोमेंटम पे रहते जो हम थे कि हर जो महीना होता था वो पिछले से बेहतर होता था और 5-10% बेहतर होता था, तो अब तक हम 26 बिलियन तो खाली टेक्सटाइल की क्रॉस कर चुके हैं। तो टेक्सटाइल की भी जो एक्सपोर्ट है वो 19.5 से गिर के 16 आई है। तो अब अगर 16 का 18 भी हो जाता है तो वो कहने को तो परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी, मगर एक्चुअली तो अभी हम जब 19.5 को क्रॉस करेंगे तो अब हम 0 मार्क क्रॉस करेंगे। तो कॉटन का भी जो ज़ेरे काश रकबा आसिफ साहब, उसमें भी हम मुसलसल उसमें कमी होते हैं। डिजास्टर है इस साल तो कॉटन अभी तक जो रिपोर्ट आई है, अल्लाह करे जो लोग कह रहे हैं कि ये कॉटन की फसल डिले है,
तो वो सही हो, वरना तो इस साल तो पिछले साल से 1/4 अराइवल आई है। और अब तक जो टोटल 14 लाख बेलें आई हैं, जो पिछले साल 40 लाख बेल थी तकरीबन, 39 लाख 70 या कितने थाउजेंड थी। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आधी फसल पिछले साल मोरलेस आ गई थी, तो ये तो 28-30 लाख बेल के फसल का नक्शा खींच रहा है, जिसके अंदर अगर कोई ब्लेड का भी एलिमेंट डाल दे तो 5-7 लाख बेल से ज्यादा तो नहीं लगता। अल्लाह करे कि गलत हो। नहीं तो इस तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है, या ये लैकिंग है थोड़ी सी, इस जानिब क्यों नहीं सोचा जा रहा है? ये जो ज़ेरे काश रकबा है इसमें कमी क्यों वाक़ई होती जा रही है? फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ा ना रॉ मटेरियल भी और कॉटन भी। जी देखिए, कॉटन तो आती है तकरीबन 70-80 सेंट की। पाकिस्तान की तारीख का इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्ट जो है वो 20,000 टन यार्न हो रहा है, जो आ रहा है कॉटन 3 से 4 गुना। और उसकी वजह भी यही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से। अच्छा, फिर कपड़े की जो ग्रे फैब्रिक है उसकी इम्पोर्ट 500% बढ़ गई है जनवरी से जुलाई तक। अच्छा। उसमें वजह सिर्फ ये है कि उसका बेस कम था, यार्न का बेस ज्यादा था, उसका बेस कम था। तो चंद दिनों में ग्रे फैब्रिक आएगा, फिर उसके बाद फिनिश फैब्रिक आएगा, गारमेंट वाला बाहर से फिनिश कपड़ा मंगाएगा, गारमेंट बनाएगा, भेज देगा। वो लोकल से जो चीज दूर जितना होता जाएगा उसको उतना नफा बढ़ता जाएगा। और जो EFS स्कीम है जो हमने आपसे बात की, उसको वैसे ही हाईली फेवरेबल कर दिया है बैरूनी मुल्क की इंडस्ट्री के लिए, और उसमें लोकल इंडस्ट्रीज को जो है वो बिल्कुल उसमें झटक के बाहर कर दी। और आसिफ साहब, इसका ये जो मेजर डिक्लाइन है इस इंडस्ट्री का, ये कब से शुरू हुआ? ये ज़ाहिर है इसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल हुकूमतें पिछले 10-15 साल में तकरीबन हर सियासी जमात को मौका मिला है। क्या किसी सियासी जमात की, किसी हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं रहा कि ये हमारी वो इंडस्ट्री थी जो कि बहुत मशहूर हुआ करती थी, बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केट्स ऐसी थी जो हमने कैप्चर की हुई थी, जहाँ दीगर ममालिक को हम देख रहे हैं, तो वो एक हमारी जो मुकाबले की फ़ज़ा थी वो भी मुतासिर हुई है। और ये जो डिक्लाइन इंडस्ट्री का, ये कहाँ से 2013, 14, 12, ये कहाँ से ऐसा मोमेंट था जो आप समझते हैं कि वहाँ से इसका ज़वाल शुरू हुआ है? देखिए, ये तो आप एक्सपोर्ट नंबर से देख सकते हैं कि 99 से लेकर 2006-7 तक का दौर जो है वो उसमें टेक्सटाइल ने अच्छी खासी डेवलपमेंट की। फिर उसके बाद 9 से लेकर 13 तक वो मेंटेन रहा, बल्कि कुछ बड़ा 14 हो गया था। फिर 13 से जो गिरना शुरू हुआ तो ये 12 तक पहुंच गया, मतलब 2014 से ये 12 हो गया। और उसमें $2-3 बिलियन की इम्पोर्ट थी, यही यार्न, फैब्रिक, हर चीज आना शुरू हो गई थी। तो नेट एक्सपोर्ट तो $7-8 बिलियन रह गई थी। फिर 19 से जो 22 है उसमें आपने देखा कि 12-13 बिलियन से बढ़ के सीधे 19.5-20 बिलियन क्रॉस करने की पोजीशन में बढ़ गए। और जो मोमेंटम था वो तकरीबन जो है वो 26 के करीब था। फिर अब जो पीरियड है उसमें आप देखें कि 19 से तकरीबन 16 हो गई है। अब उम्मीद है कुछ बढ़े, मगर ये आप याद रखें कि इसमें अब $6-7 बिलियन का एडिशनल पोटेंशियल ऐड हो गया है। वो बड़ी ज्यादती है कि वो हमारे मुल्क के मफाद में इस्तेमाल नहीं हो रहा। और आसिफ साहब, उसकी क्या वजह है? ये जो उतार चढ़ाव ये हम मुस्तकिल देख रहे हैं, जो अभी आपने पूरा पिछले 25 साल का नक्शा खींचा है, तो इसमें क्या कोई हुकूमत ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ इंगेज होकर इंडस्ट्री पर तवज्जो दे रही है? कुछ हुकूमतों की तरजीहात में नहीं वो चीज़ शामिल रही? ये उतार चढ़ाव क्यों हुआ? या फिर ये जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, ये उसका कोई असर होता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं या वहाँ पर हालात मुश्किल हो रहे हैं तो उसका असर हमारे मुल्क पर भी हो रहा है? मेजर कॉम्पोनेंट क्या है इसके? जी, इसको अगर आप कोरिलेट करेंगे ना, इसका चार्ट बना लें, तो वो एनर्जी प्राइसेस से, जब हमारे मुल्क में एनर्जी जो है वो कंपेटिटिव प्राइस पे मिली, चाहे वो गैस हो या बिजली हो, आपने देखा कि चीजें फरोख पा गई और ये खासतौर पे एक्सपोर्ट चलने लगी। उसके बाद जब आपने देखा अब तो 17 सेंट के करीब है बिजली और मेरे ख्याल में 12 सेंट गैस है। हिस्टोरिकली इतनी महंगी कभी भी हमारे यहाँ नहीं हुई। तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत गारमेंट में जो इस वक्त जो पॉजिटिव आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये फोर्स इन्वेस्टमेंट की वजह से। एक डेनिम बनाने वाला अगर उसका मार्जिन 15 था, वो सिर्फ 3 या 4 भी रह गया तो मजबूर है वो इन्वेस्टमेंट करने पे, इसलिए कि उसके जो कस्टमर है उसने कहा है कि मैं आपसे कपड़ा नहीं लूंगा, मैं आपसे पतलून लूंगा। इसी तरीके से जो ड्रिल, दूसरी ट्राउजर्स बनाते हैं और दूसरे आइटम बनाते हैं, उन सब के जो थर्ड कंट्री मैन्युफैक्चरिंग थी वो खत्म करके वो कहते हैं जी हम तो सिर्फ पतलून लेंगे, हमें कहीं कपड़ा ले जाके नॉमिनेट करके ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप जितनी पतलून बेच दें उतना आपका कपड़ा बेच दें। तो वो बावजूद नॉमिनल मार्जिन के दे आर फोर्स्ड टू इन्वेस्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टिमा हमारे साथ मौजूद। अपने उनकी सुनिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो माहिर माशियात आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कर्जों और बहरानों के भंवर में फंसी मुल्क की मईशत को मुश्किलात से निकालने की एक और उम्मीद सामने आ गई है। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के जखीरे की निशानदही कर ली गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आला सिक्योरिटी हुकाम ने इस बड़ी खुशखबरी का इंकशाफ किया है। बताया है कि दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सर्वे में तकरीबन 3 साल से जायद का अरसा लगा है। हुकाम ने यह भी बताया कि समंदर में मौजूद तेल और गैस के जखायर की जगह की निशानदही भी कर ली गई है, जबकि तेल और गैस के ज़खायर का अंदाज़ा भी लगा लिया गया है। माहिरीन का कहना है कि इससे कबल भी ज़ेर ज़मीन समंदर और गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार हमारी कमज़ोर मईशत की वजह से हम ड्रिलिंग के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाते और जितनी बार ड्रिलिंग होनी चाहिए थी उतनी बार नहीं की जा सकी। रिपोर्ट ये कहती है कि तेल के ज़खायर की दरियाफ्त गेम चेंजर साबित हो सकती है और पाकिस्तान का तमाम बैरूनी कर्जा भी उतर सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर ऑफशोर की दरियाफ्त हो भी जाती है तो ज़खायर को सिस्टम में लाने के लिए 4 से 5 साल लग सकते हैं, क्योंकि फिर समंदर के अंदर प्रोडक्शन का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, वहां से पाइपलाइंस बिछानी पड़ती हैं, गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये दरियाफ्त हो गई तो इसके ऐलान के साथ ही पाकिस्तान की मईशत के डायनामिक्स तब्दील हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये भी पैदा होता है कि दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर का दरियाफ्त होना एक बड़ी खबर है, तो क्यों गैर मुल्की बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज पाकिस्तान के ज़खायर को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं कर रही हैं? ऑयल एंड गैस के माहिरीन के मुताबिक ये एक बड़ी और अहम सरमायाकारी होगी। सिक्योरिटी खदशात और ज़्यादा अखराजात बैनुल-अक़वामी ऑयल कंपनीज को पाकिस्तान इस एक्सप्लोरेशन में हिस्सा लेने से रोक रही हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा के मुताबिक अगर ये ज़ख़ीरा गैस का है तो ये LNG की इंपोर्ट की जगह ले सकता है, और अगर ये ऑयल के ज़खायर हैं तो हम इंपोर्टेड फ्यूल से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। सिर्फ इसकी तलाश के लिए तकरीबन $5 बिलियन की भारी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान 29% गैस, 85% तेल, 50% माया पेट्रोलियम गैस यानी LPG और 20% कोयले को इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरियात को पूरी करता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान की तवानाई का कुल दरामदी बिल $17.5 बिलियन था, जो 7 सालों में बढ़कर $31 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मोमिन खुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली का यह कहना है कि पाकिस्तान के पास गैस के 235 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ज़खायर मौजूद हैं और 25 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी अगली दहाई के दौरान इन ज़खायर का 10% निकालने के लिए काफ़ी होगी, ताकि मौजूदा गैस के कम होते ज़खायर को बरकरार सके। तो ये पूरी सूरत हाल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आबिद सुलैरी साहब से, जो हमारे माशियात भी हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला इंपोर्टेड फ्यूल्स बने हुए हैं। इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है। जब आलमी दुनिया में आलमी मार्केट में जब कीमत कभी बढ़ती है तो ज़ाहिर पाकिस्तान पर भी उसका बोझ पड़ता है। अगर ये ज़खायर दरियाफ्त हो जाते हैं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बड़ी मुश्किल है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कि ये सब पाकिस्तान हासिल कर सके जो अभी रिपोर्ट्स की सूरत में, अभी कागजों की सूरत में सामने आ रहा है? जी यकीनन ये तो एक्सप्लोरेशन के बाद पता चलेगा, और एक्सप्लोरेशन का ना होना इस वक्त उसकी एक तो आपने जो सवाल किया कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज अभी इंटरेस्टेड क्यों नहीं, तो उसमें जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है और जो इस वक्त लबनान और जो हौज़ी हैं जो कि मुख्तलिफ मकामात पे जो इसराइल और लबनान और हौज़ियों के दरमियान जो एक जंग जारी है, उसकी वजह से भी इस वक्त कोई भी इंटरनेशनल कंपनी जो है वो इस खत्ते की तरफ फ़िलहाल रुख नहीं कर रही। लेकिन यकीनन जब हालात बेहतर होते हैं और इसकी एक्सप्लोरेशन की जाती है और इंशाअल्लाह जो इस वक्त तवक्को की जा रही है, अगर वाक़तन वो ज़खायर वो निकलते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ये एक ब्रीदिंग कुशन होगा पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त जो एनर्जी की इंपोर्ट है उससे स्विच ओवर जो है वो बदर्जा उत्तम किया जा सके। जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि रातों रात पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करना बंद कर देगा, लेकिन यकीनन अगर वहाँ पे काम किया जाए और उसको डेवलप किया जाए तो पाकिस्तान की लिए ये एक मुआशी गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है। तो अभी साहब हम देख रहे हैं कि जो दीगर सेक्टर्स हैं वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट होते देख रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं, SIFC के थ्रू दीगर सेक्टर्स को, दीगर ममालिक को इन्वेस्टमेंट के लिए राज़ी किया जा रहा है। तो ये जो ऑयल का ये डिस्कवरी का जो ये मामला है, इसमें अगर थोड़ी सी तेज़ी या तवज्जो इसमें रखी जाए, थोड़ा फोकस किया जाए, तो ये इस खबर की बुनियाद पर अगर आगे इस सिलसिले को बढ़ाया जाए तो
तो ये तो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा पाकिस्तान के लिए ख़बर साबित हो सकती है। और इसमें फिर कौन कौन से ऐसी कंपनीज है, कोई ऐसे ममालिक हैं कि जिनको पाकिस्तान इंगेज करके इस पर राज़ी कर सकता है? जी यकीनन ये हौसला अफजा खबर है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त जो इसके मेजर चैम्पियंस हैं वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो जाहिर है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो फ़िलहाल ख़ित्ते में आते हुए गुरेज कर रही हैं। जो हमारे खलीजी या दोस्त ममालिक हैं, अगेन जो हमने कल देखा, कल की जो एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई जिसमें कि हज़ारों पेजर्स जो थे वो एक्सप्लोड हो गए लिबनान में। इसराइल ने जो एक साइबर वारफेयर का इस्तेमाल किया, तो थोड़ी सी इस वक्त सिचुएशन जो है वो टेंस है और थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा इस सिचुएशन के मॉडरेट होने का। दूसरा, इस वक्त अगर हम बैरल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों को देखें तो वो इस वक्त $70 पर बैरल पे के गिर्द वो रिवॉल्व कर रही हैं और जाहिर है कि ये इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं नई डिस्कवरीज में। सो इस वक्त बहुत जो इंटरनेशनल कीमतें और जो इस वक्त खित्ते में अमन की सूरत हाल है वो इस समर की मुतकाजी है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा इन जो डिस्कवरीज है इनको फर्दर एक्सप्लोर करने में। लेकिन इंशाल्लाह ये एक अच्छी खबर है और इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन जो है सूरत हाल पैदा होगी। और अभी सब जो माजी के नाकाम तजुर्बात हैं, क्या वो भी फिर इस तरह की इन्वेस्टमेंट में आड़े आते हैं? चूँकि हमने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी वो ड्रिलिंग शुरू की गई और उस पर काफ़ी ख़र्चा भी हुआ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुई, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं निकला और फिर उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। तो वो एक उसको नाकाम तजुर्बा कह लिया जाए या वक्त से पहले उसको बंद कर दिया गया। तो ये इस तरह के तजुर्बात भी जब सामने आते हैं तो थोड़ा मोहतात हो जाती हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है, जाहिर है कि जब भी किसी जगह पे कुओं की नवीद दी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज जो होती है ऑयल की या गैस की या उसके जो आसार हैं, शवाहिद हैं, वो साइंटिफिक बेसिस पे मिलते हैं। तो अब वो डिपॉजिट्स जो हैं फाइनेंशियली कितने वायबल हैं और कितनी जल्दी उन तक एक्सेस की जा सकती है, उसके लिए फर्दर ड्रिलिंग की ज़रूरत होती है जो कि उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी डिस्कवरी जो है वो कामयाब है या खुदा न खास्ता नाकाम है। तो इस पे मैं ये कहूँगा कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, यानी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कभी भी जो ऑयल और गैस की नई डिस्कवरीज हैं वो नहीं निकलेंगी। जाहिर है कि सुई में आज से 50-60 साल पहले गैस जो है वो डिस्कवर हुई और उसके बाद भी जो कुएँ थे गैस के वो डिस्कवर होते रहे। तो ये हिट एंड ट्रायल है और अगेन इस पे पाकिस्तान को पूरी तरह से बड़ी संजीदगी के साथ अमल पैरा होना चाहिए इस पे इन्वेस्ट करके ड्रिलिंग करने पे। इंशाल्लाह इसको कामयाब होगा और अगर खुदा न खास्ता इसमें उस तरह से कामयाबी नहीं होती तो ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। ये हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड पे ही ऑयल एंड गैस रिजर्व जो है वो मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब, हमारी माशियात हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।